आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। गुट निरपेक्ष आंदोलन और तीसरे विश्व के देशों ने किसी भी गुट में रहना उचित नहीं समझा। जैसे उस समय विश्व में दो गुट चली आ रही थी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का पूंजीवादी गुट, दूसरा सोवियत संघ का साम्यवादी गुट। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश थे, उन्होंने तीसरे देश के रूप में अपने आप को स्थापित किया, तीसरे गुट के रूप में, और दोनों गुटों में शामिल रहना उचित नहीं समझा। इन देशों ने पुरानी अर्थव्यवस्था के स्थान पर एक नई अर्थव्यवस्था की मांग जो है करने लगे, और इनका कहना था कि नई अर्थव्यवस्था को अब प्रोत्साहित करने का समय आ गया है, नई अर्थव्यवस्था प्रोत्साहित होनी चाहिए। 70 के दशक में तीसरे गुट के देशों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ, जितने भी देश थे राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुए थे, गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुए थे, तो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ अब आर्थिक स्वतंत्रता की मांग भी करने लगे। और इन्हीं मांग के चलते नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हो गया। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य कौन कौन सा है? तो पहला है विकासशील देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। विकासशील देश है क्या? तो विश्व में कई प्रकार के देश हैं, जैसे विकासशील जो अभी विकास कर रहे हैं। सबसे पहला है विकसित देश, जिनका विकास पूरी तरह से हो गया है, जैसे अमेरिका और यूरोपीय देश। विकासशील देश भारत जैसे कई अन्य देश हैं जो धीरे धीरे अभी विकास कर रहे हैं। कोई अल्प विकसित है, कोई अर्ध विकसित है। तो जितने भी विकासशील देश हैं, इनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पहला उद्देश्य। दूसरा है साधनों को विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना। साधन जो देश के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं, तो अभी तक साधन केवल विकसित देशों के पास ही था, तो ये साधन को विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर भेजना। फिर तीसरा है वस्तुओं संबंधी समझौता करना, यानी वस्तुओं को आदान प्रदान को लेकर के अब सभी देशों के बीच आदान प्रदान होगा, व्यापार व्यवसाय होगा, इसको लेकर के समझौता करना। फिर बचाववाद को समाप्त करना। अभी तक क्या होता था, जितने भी यूरोपीय देश या जो गुटी व्यवस्था बनी हुई थी, ये अपने अपने गुट के लोगों का ये बचाव करते थे। यदि एक गुट के सदस्य कोई गलत भी काम कर रहा है, तो दूसरा देश जो उस गुट शामिल में रहता था, वो कभी उसका विरोध नहीं करता था। तो इस प्रकार की राजनीति को खत्म करना, बचाववाद की राजनीति को समाप्त करना। फिर पुरानी परंपरावादी औपनिवेशिक व्यवस्था को समाप्त करना। जो परंपरावादी औपनिवेशिक व्यवस्था जो गुलाम बना करके रखे हुए थे विकसित देश, विकासशील देश या अल्प विकसित देशों को, इसको समाप्त करना, और इसके स्थान पर नई निर्धन और वंचित जो देश है, जिनको कुछ प्राप्त नहीं होता था, तो इन देशों के साथ न्याय करते हुए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लाना। इसमें 70 के दशक के बाद विकासशील देशों ने इस अर्थव्यवस्था की मांग की, लेकिन विकसित देश इनका विरोध करने लगे। इनका कहना था कि यदि विकासशील देश इस प्रकार की व्यवस्था की मांग करेंगे, तो यूरोपीय बाजार में भी विकासशील देशों के माल जो है आना जाना शुरू हो जाएंगे, और यूरोपीय बाजार में अभी तक जो यूरोपियन लोगों का एक छत्र अधिकार था, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस मांग का ये विरोध करने लगे, और जब ये विरोध किए तो विकासशील देशों ने अपनी मांग को और जोर शोर से बढ़ाना प्रारंभ किया, और इसी के कारण इस विवाद को कहा जाता है उत्तर दक्षिण विवाद। उत्तर दक्षिण विवाद का अर्थ ये होता है कि जितने भी विकसित देश हैं, ये भूमध्य सागर के ऊपर में है, ऊपरी भाग में है, उत्तर में है, और जितने भी विकासशील देश हैं वो भूमध्य सागर के दक्षिणी हिस्सा में है। तो इन दोनों देशों के बीच में, विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो विवाद हुआ, इसको उत्तर दक्षिण विवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थी? तो विकसित देश अपना क्या है, पूर्ण विकास कर चुके थे, अब इनके पास कोई विकास के लिए और कोई बचा ही नहीं था। तो इसके कारण क्या है, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही थी, और मुद्रास्फीति का मार विकासशील देशों को झेलना पड़ रहा था। इसलिए विकासशील देशों ने अब इस मांग को और जोर शोर से उठाना प्रारंभ किया कि पुरानी अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नई अर्थव्यवस्था लानी चाहिए। और इस मांग को ध्यान में देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बैठक किया, और इस बैठक में 1972 में हुआ था, डेवलपमेंट नामक शीर्षक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और इस रिपोर्ट में कुछ बातों को प्रमुखता से ध्यान रखा गया, जिसमें पहला है
अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन विकसित देश करते हैं। यानी अभी तक जो अल्प विकसित देश हैं इनके प्राकृतिक संसाधनों पर दोहन करने का अधिकार विकसित देशों का था, तो अब इनका ही अधिकार होगा, जो अल्प विकसित देश होंगे इनका ही। दूसरा है कि अब अल्प विकसित देशों की पहुंच यूरोपीय या पश्चिमी बाजार तक होगी। अभी तक ये पश्चिमी बाजार तक व्यापार व्यवसाय नहीं करते थे, तो अब ये अपना सामान पश्चिमी देशों में भी बेच सकेंगे। फिर तीसरा है पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही जो प्रौद्योगिकी सामान रहता है, जो बहुत ज़्यादा कीमत में मिलता था, अब उसकी लागत कम होगी। और अगला है अल्प विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका होगी। जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान संयुक्त राष्ट्र संघ बनाए गए थे, तो इसमें अब अल्प विकसित देशों की भी भूमिका में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर के इस व्यवस्था को जन्म देने में मुख्य रूप से 3 बातें प्रमुखता से आती है। ये 3 बातें हैं तीन बातें में मुख्य रूप से है, विकसित देशों को विकासशील देशों के साथ अपनी पूंजी में भाग देना चाहिए। यानी जो विकसित देश हैं अब इनको विकासशील देशों को साथ लेकर चलना चाहिए, अपनी पूंजी में उनको हिस्सेदारी बनानी चाहिए। फिर दूसरा है बढ़ती हुई जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति की बढ़ती दर को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि अब विश्व में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। और तीसरा है कि आर्थिक साधनों के आदर्श विभाजन पर ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए जो विकासशील देश हैं इनके द्वारा विकसित देशों के ऊपर दबाव बना करके चलना चाहिए, तभी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था सफल होगी। पुरानी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत। पुरानी अर्थव्यवस्था की विशेषता में पहली विशेषता है, पुरानी अर्थव्यवस्था में पूर्वी और पश्चिमी गुट में अंतर पाया जाता था। इन्हें पुरानी अर्थव्यवस्था में विश्व 2 गुटों में बटा था, पूर्वी और पश्चिमी। लेकिन नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर और दक्षिण गुट में बढ़ गया, उत्तर दक्षिण में विवाद हुआ। फिर दूसरा है, पुरानी अर्थव्यवस्था विकसित देशों के हितों की रक्षा करती थी। सारा लेन देन विकसित देशों में ही होता था, जो कि पूर्ण रूप से भेदभाव सहित होता था, और इसमें खुले व्यापार की नीति को प्रोत्साहन मिला। फिर तीसरा है, पुरानी अर्थव्यवस्था राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थी। पुरानी अर्थव्यवस्था पर केवल कुछ ही राष्ट्रों का अधिकार था, जो पूर्ण रूप से तर्कहीन थी, अन्यायपूर्ण थी और असंगत थी। फिर अगला है, पुरानी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकसित राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस तरह नियमित कर रखा था कि यदि विकासशील देश चाहे विकसित देशों में व्यापार के लिए, तो उनको कुछ निश्चित शर्तों पर ही व्यापार करने की छूट दी गई थी। तो पूर्ण रूप से व्यापार पर कब्जा विकसित देशों का ही था। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कुछ सिद्धांत बनाए गए थे। इसमें पहला है, कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने पर रोक लगाई जाए। बार बार जो कच्चा माल की कीमत कभी घटती थी कभी बढ़ती थी, तो इस पर रोक लगानी चाहिए। और तैयार माल और कच्चा माल की कीमत में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है इनकी गतिविधियों पर समुचित प्रतिबंध होना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ ये होता है कि एक साथ कई राष्ट्र के कंपनी मिलकर किसी देश में अपना फैक्ट्री या कंपनी लगाते हैं। तो उन देशों में कंपनी लगाने के बाद ये क्या करते हैं, वहाँ की गतिविधि पर ज़्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। तो इन पर नियंत्रण होना चाहिए, एक सीमित मात्रा में ही ये अपनी गतिविधि कर सकते हैं अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर, बाकी सब पर इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। फिर विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना। जो विकासशील देश हैं इन पर वित्तीय ऋण के भार को कम करना चाहिए, ताकि ये भी विकसित देशों की तरह आगे बढ़ सकें। फिर विश्व मौद्रिक व्यवस्था का सामान्यीकरण करना। विश्व मौद्रिक व्यवस्था जो चरमरा रही थी, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही थी, तो इसको सामान्य करने का भी प्रयास करना चाहिए। फिर पांचवा है, खनिज पदार्थ और सभी तरह की आर्थिक गतिविधि पर किसी एक राष्ट्र की संप्रभुता नहीं होनी चाहिए, बल्कि विश्व में सभी देशों को समान अधिकार मिलना चाहिए। फिर विकासशील देशों द्वारा तैयार माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना। ऐसे देश जो विकासशील हैं, तैयार माल अपना कर रहे हैं, तो इनके निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए। और अंतिम है, दोनों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को समाप्त करना। विकसित देश तकनीकी मामले में बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो विकासशील देश कम हैं, तो दोनों के बीच जो खाई है इनको कम करना। विकसित देश विकासशील देशों को तकनीकी रूप से सहायता प्रदान करते हुए इनको भी आगे लाने का काम करेंगे। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को कुछ कारक है जो कमज़ोर कर रहा है। ये 2 कारण हैं खास करके।
पहला तो स्वयं विकसित देश जो कभी नहीं चाहते कि विकासशील देश जो है आगे आए, और दूसरा है गुट निरपेक्ष में शामिल कुछ देश। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल सभी देशों की राय इस मामले में एक नहीं थी, जिसके कारण भी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हुई। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसका प्रश्न उत्तर।